हेलो एवरीबॉडी। आज से मैं आपको कोस्ट गार्ड 2021 की कैप्सूल्स प्रोवाइड कर रहा हूं और इसमें मैं पहला जो कैप्सूल है नंबर 1, इसको मैंने कैप्सूल नाम इसीलिए दिया हुआ है कि निश्चित रूप से आपके लिए इफेक्टिव होगा। अभी कुछ दिनों बाद आपका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और कोस्ट गार्ड की तैयारी आप सब लोगों की अच्छी तरह से हो जाए और भी उम्मीद करते हैं कि इसमें सिलेक्शन भी हो आपका। जैसा कि आपको पता होगा कि कोस्ट गार्ड में 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश आते हैं और एक्चुअली क्या है, जो नेवी या एयरफोर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कभी कोई पार्ट को डिलीट कर देता है, कभी किसी पार्ट को डिलीट कर देता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप तैयारी पूरी लेके चलें। 15 क्वेश्चन में आपको किस तरह से सॉल्व करना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला ये कैप्सूल टेस्ट है, मॉक टेस्ट रिलेटेड टू कोस्ट गार्ड। आपको बाकी कोस्ट गार्ड के जो पेपर्स लेने हैं तो आप इसका जो ज्वाइन इंडियन नेवी का जो ओनर है मिस्टर अंकित चौहान, उनसे आप बात कर सकते हैं और उनसे ये ले सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाए हुए हैं। आप जानते हैं हल्के फुल्के टाइप से आप क्वालिफाई कर भी गए तो मेरिट नहीं ला सकेंगे। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डिटेल ही पढ़ें, डीप पढ़ें और क्वेश्चन हल्का नहीं आता। जैसे कि पिछले मेरिट्स जो निकल चुकी हैं उसके आधार पर आप सोच सकते हो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टूडेंट्स भी बैठ रहे हैं। कई टीचर्स हैं जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराने में लगे हुए हैं, देहरादून से, आगरा से, बहुत जगह से। जिन लोगों को उद्देश्य सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है, कभी वो एक इस तरह का सिस्टम बनाते हैं कि CAS भी चलो, हम आपको एज रिलैक्सेशन दिलवाएंगे, इसके नाम पर बच्चे इकट्ठे करना और केवल व्यूअर्स बढ़ाना है। इवन मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग गलत करा रहे होते हैं और उन गलत क्वेश्चंस में भी आप क्या कहें, क्योंकि आप कुछ बात तो कर नहीं सकते, आप उनसे बातें तो कर नहीं सकते, जो उन्होंने पढ़ा दिया वो मान लिया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप अच्छा पढ़ें, डिटेल पढ़ें। हर टीचर बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करता है और उसके अंदर कुछ कमियां अच्छाइयाँ तो हर एक के अंदर होती है, मेरे अंदर भी होंगी, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सिर्फ यूट्यूब में अगर पढ़ना भी चाह रहे हैं तो अच्छे और स्टैंडर्ड टीचर को पढ़ें ताकि वो अच्छी तरह से आपको समझा सके। जी चलिए, यहाँ पर कोस्ट गार्ड का सेट 1 कैप्सूल 1 करा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरर इन द पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए जरा, कोस्ट गार्ड कैप्सूल 1 है ये आपका, जिसमें मैं एक एक करके क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे फाइंड द एरर इन द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे आपने देखा द सेक्रेटरीट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्ड। तो आपको सभी को पता है कि कंप्राइजेज एक्टिव में हमेशा ध्यान रखना ऑफ नहीं लेता है, पैसिव में ऑफ लेता है। तो सेक्शन नंबर बी में गलती है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। ये वर्ब से चैप्टर से संबंधित है। वर्ब आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, टेंस का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। और जिन बच्चों ने वर्ब नहीं की हुई है या मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, तो मेरा जो चैनल है कमल जैन इंग्लिश क्लासेस, उसमें भी वर्ब के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। बाकी ज्वाइन इंडियन नेवी पे जो पहले पढ़ाई हुई क्लासेस हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़िए, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्चुअल बेस पढ़िए, केवल प्रैक्टिस करने से मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस जब करिए जब कुछ आता हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। वी विल बी लेट इफ बी और ब्लैंक दिया हुआ नॉट लीव नाउ। ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें आपको बताया था इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है, दूसरा वाला मॉडल यानी विल बी शेल बी से। तो पहला तो विल बी में लगा हुआ है, दूसरे में आपको प्रेजेंट बनाना और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको डू नॉट लगाना पड़ेगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका चूज 1 वर्ड। अब यहाँ पर वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं अपन। 1 वर्ड पूछा गया है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग। मीटिंग में जो डिस्कस करने के लिए जो सूची बनाई जाती है उसको सब जानते हैं, एजेंडा कहते हैं। तो आंसर विल बी बी। बाकी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान ना दे, बाकी आंसर्स की तरफ ध्यान ना दे। बहुत से टीचर्स आपको चारों बता रहे होते हैं, चारों बता करके वो अपना नॉलेज का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि आपको सिर्फ वो पार्ट क्वालिफाई कराना है जिस पार्ट के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप चारों को मीनिंग मत पूछिए, मैं भी आपको चारों मीनिंग बता सकता हूं, पर मैं आपको कहूंगा इसका आंसर क्या है वो देखिए। कल को भूल भी जाएं तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। एक इडियम एंड फ्रेज दिया हुआ टू टॉक वंस हेड ऑफ, यानी सिर के ऊपर से बातें करना, नॉनसेंस बातें करना, बेहूदगी की बातें करना। तो ना तो यहाँ पर जोर से बोलना, ना कोई अपने आप से बातें करना, ना फुसफुसाना। इसका आंसर है वो डी होगा, टू टॉक एक्सेसिवली यानी अधिक बातें करना। तो आंसर भी डी। नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नंबर 5 क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एंटोनिम। एंटोनिम क्या है देखिए जरा। एंटोनिम है आपका ओबिएट। ओबिएट का मतलब होता है रोकना। तो इसमें प्रिवेंट और प्रिल्यूड तो बिल्कुल सिनोनिम्स हैं क्योंकि ये दोनों रोकने के सेंस में आते हैं। सपोर्ट कहते हैं सहारा देना, तो इसका ओबिएट का जो अपोजिट होगा वो डेफिनेट सपोर्ट होगा। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबोलिश। एबोलिश माने होता है नष्ट करना।
अब किसी चीज़ को नष्ट करते हैं, और कंप्लाई और एनेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सही मायने में अप्लाई कराना, किसी को कंप्लाई विद बोलते हैं, एनेक्ट किसी चीज़ को अप्लाई करना, और किसी को नष्ट करना तो एनिहिलेट बोलते हैं कंप्लीटली। तो सिनोनिम्स विल बी ए यानी एनिहिलेट। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड। आपको बता दें मिसचेवियस की स्पेलिंग में ये चारों वर्ड दिए हुए आपको बिल्कुल सारे सही लगेंगे, पर अगर आप एक चीज़ को ध्यान दें कि आई ई होता है हमेशा, और आई ई वाला किसी में नहीं है, इसलिए आंसर सी होगा इसका आंसर, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिपोजिशन। ध्यान दीजिए द लेडी टेक्स प्राइड और ब्लैंक दिया हुआ हर ब्यूटी। ध्यान दीजिए अगर हम किसी चीज़ पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, तो हम लगाते हैं प्रपोजिशन इन। वैसे ऑन भी लग जाता है किसी चीज़ पर, लेकिन ध्यान रखना किसी पर गर्व करते हैं तो प्राइड इन, और प्राउड है वो ऑफ लेता है, प्राइड इन ब्यूटी, इस तरह से। आई विल अबाइड, ये भी प्रपोजन भरमाना। अबाइड एक रटी हुई प्रपोजन है, अबाइड बाई लेता है। अबाइड बाई कहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। सो आंसर विल बी बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नंबर 10। आई विल अबाइड के बाद अगला क्वेश्चन है इन आइडेंटिफाई करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में करना क्या है, ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट्स अवे। ये एक प्रोवर्ब है, सब जानते हैं कि जब चूहे खेलते हैं और बिल्ली बाहर होती है तभी खेलते हैं, इससे पहले तो एक प्रोवर्ब भी है, अर्थात जब कोई इजी यानी कोई चीज़ डर खत्म हो जाता है तो हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर ध्यान दीजिए बिल का पुट कभी नहीं होगा, यानी चेंज है बिल्कुल नहीं होगा, तो सीधा बनेगा ही सेड दैट द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। आंसर विल बी ई, क्योंकि इसमें यूनिवर्सली एक प्रोवर्ब मान करके हम इसको कोई एरर नहीं करेंगे, अर्थात कोई चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर विल बी ई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 11 में फाइंड द वॉइस। पैसिव वॉइस है somebody told me। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही इजी तरीका है, वो ये है somebody told me तो I was told होगा, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये देखें टोल्ड वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हमें वॉइस वर्ब लगाना है, और मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो I was told। यहाँ पर I was told के बाद अगर दूसरे का भी पैसे बनता है तो बनाइए, देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अगर नहीं बनता है तो फिर निश्चित रूप से हम कुछ नहीं करेंगे। तो somebody was told me का हम जब पैसे बनाएंगे तो I was told वाला ढूंढेंगे, तो I was told वाला देखिए जरा, इसका आंसर है आई वॉज टोल्ड बाय समबडी। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि नहीं भी दिया होता तो आई वॉज टोल्ड बाय समबडी अबाउट द एक्सप्लोजिव द टाउन हॉल, है ना, और आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, और आई वॉज इन्फॉर्म दैट देयर वॉज एन एक्सप्लोजिव इन द टाउन हॉल, और आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। अब यहाँ पर जैसे अगर हम देख रहे हैं पीछे, तो यहाँ पर भी देखिए जरा गौर से, यहाँ पर देयर हैड बीन लिखा है, तो अब हैड बीन को आप बाजवर में तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर है ना वो निश्चित रूप से आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, डी आंसर होगा। वैसे आपको बता दें आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, लेकिन उसमें देयर हैड बीन हो चुका था, इस तरह से लिखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है आंसर है ना वो डी होना चाहिए। इसका आंसर आप डी लगाएंगे। लगभग एक जैसे लग रहे होते हैं, अब जैसे इन्फॉर्म करके दिया है लेकिन इसमें वॉज लगा दिया है, आई वॉज टोल्ड अबाउट लिख दिया है इसने, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, समबडी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें समबडी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है हेडमीन वाला वो पूरा दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर है वो डी होगा। चलिए अगला पार्ट है जो आपका, इसको PQRS के रूप में जंबल के रूप में तैयार करते हैं। जंबल कैसे करते हैं देखिए जरा, जंबल में हमेशा ध्यान रखना जब भी ये दिए हुए होते हैं तो इसमें पहला पार्ट जो दिया हुआ है द ऐसे, सोच के देखिए जरा, द ऐसे लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट है, इसके लिए मुझे वर्ब चाहिए, क्योंकि द ऐसे के बाद मुझे सीधी वर्ब चाहिए, तो वर्ब का मतलब आर से स्टार्ट होना चाहिए। अब आर से स्टार्ट होने वाली कंडीशन में जब आप देखेंगे कि आर से स्टार्ट होने वाले में PR और आर, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी हमें आर से स्टार्ट करना है। इज अ लिटरेरी फॉर्म, और फॉर्म के बाद फिर हमने फॉर्म एक नाउन है, इसलिए हमें इसको रिलेट करना पड़ेगा विच से, तो आर के बाद आना चाहिए एस। अब आर के बाद एस तो दोनों में है, तो ऐसी स्थिति में हम सी और डी पर टिक गई। अब विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, और डिफाइन कैसे करते हैं, लाइक माने पी की तरह, तो पी के वजह से इसका आंसर है वो सी होना चाहिए, है ना। तो आंसर हो जाएगा, पूरा सेंटेंस पढ़ के देख लेंगे, द ऐसे इज अ लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन फेंस बिकॉज द वेराइटी इज इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी वेराइटी है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, देखिए जरा एक बार दोबारा से, द ऐसे इज अ लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन लाइक दैट ऑफ अ ह्यूमन फ्रेज, यानी वो ह्यूमन फ्रेज की तरह हम इसको कर नहीं सकते, क्योंकि इसकी वेराइटी है वो इनफाइनाइट होती है। एक दूसरे तरीके से बनना है तो लाइक जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर है वो सी ही होगा, है ना। चलिए रीड द पैसेज। अब देखिए पैसेज दिया हुआ है उसको देखेंगे, पैसेज बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। पैसेज जब दिया हुआ होता है तो आपको बता दें
पैसेज को सबसे पहले पढ़ना चाहिए ढंग से, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए कि सीधे शुरू हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैसेज पे भेज दें। ये है आपका मैन इज द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कहते हैं स्वयं का निर्माता, ऑफ हिज ओन फेट, अपने भाग्य का निर्माता होता है। इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम, अगर वो अपने समय का सही उपयोग करे, ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, अपने जीवन में खुशहाल रहेगा। बट इफ ही डज अदरवाइज, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही श्योर टू रिपेंट, उसे बाद में पछताना पड़ेगा। ये श्योर लिख गया है, इसे सही कर लेंगे, श्योर। टू किल टाइम इज सिंफुल, यानी समय को बर्बाद करना इज सिंफुल, पाप है सही माने। यूथ इज द गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ, आपका जो युवावस्था है वो जीवन का सुनहरा पल है। द माइंड देन इज प्लाइबल एंड कैन बी मोल्डेड, आपका माइंड है उस समय बड़ा सरल होता है, सीधा होता है, और उस समय आप इसको जैसे चाहें ढाल सकते हैं। इफ वी लूज टाइम, अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो वी विल हैव टू रिपेंट द होल लाइफ, हमें अपने जीवन भर पछताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर है, हु स्पॉइल्स द मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कौन, तो मैन हिमसेल्फ, खुद अपने आप में बर्बाद करता है। इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम, उसको समय का सही उपयोग करना पड़ेगा। द बेस्ट टाइम टू ट्रेन आवर माइंड्स इज यूथ, यानी सब युवावस्था है जो आपकी, उस एज में आपको अपने टाइम का सही उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 15 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, और इसी पर बेस्ड सारे जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है। आपको बता दें मैंने बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए हैं, तो इस जो है आपको, और 50 सेट्स है ये आपके मॉक टेस्ट जिनको आप कर सकते हो, और इनका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको जो एग्ज़ाम आ रहा है जो उसमें। और ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग पूरी तैयारी से जुट जाइए, वोकैबुलरी वगैरह पढ़िए, मेरे जो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ पड़े हुए हैं उन वीडियोज़ को देखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट नॉट दैट प्रैक्टिस, अगर आप कुछ जानते नहीं हैं और वी आर डूइंग ब्लाइंडली प्रैक्टिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, भैया अपने अपना जुगाड़ बनाई हुई है लोगों ने, लेकिन जागो, किसी की चापलूसी मत करिए, बल्कि समझिए। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे तारीफ़ें करिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लोग कहते थे मैं इंग्लिश का भगवान हूँ, भैया होंगे, मैं नहीं हूँ। मैंने 27 साल में अभी भी मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, अपने हिसाब से कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाँ, अनुभव की उम्र में उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, ग्रामर में कमल जैन से टक्कर लेने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा। दुनिया भर के प्रोपेगेंडा, वो उसकी तारीफ कर रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहा है, इनसे कुछ नहीं होता। वास्तविकता में इससे बहुत अलग हटकर सोचना पड़ेगा। धन्यवाद सब लोगों को।